जब जब हम बात करते हैं महिलाओं का, तो महिलाओं का जो बॉडी है वो पुरुष से बिल्कुल अलग होता है। और खासकर जब बात करते हैं हॉर्मोन्स का, जब एक बच्ची 12 साल से लेके ज्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी है, वो सब बदल जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी, यानी उसका एमसीज आना स्टार्ट हो जाता है। और जब एमसी शुरू होती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिजिकल भी, इमोशनल भी और साइकोलॉजिकल भी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गायनेकोलॉजिकल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, यानी महिलाओं की जो इंटरनल प्रॉब्लम कुछ हो सकती है उनके बारे में हम यहाँ से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हमें जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है फीमेल हार्मोन। क्या है सर? फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन। जैसे मैंने बात किया था कि महिलाओं को जब एमसी आना शुरू होता है, बच्चों को जब एमसी शुरू होता है तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और महिलाओं की जब बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं 4 हार्मोन का। कितना सर? 4 हार्मोन होते हैं महिलाओं के अंदर जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा या खराब कर सकते हैं। और वो 4 हार्मोन होते हैं, पहले को बोलते हैं एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होता है एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा होता है एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं ओवरीज के अंदर, और एफएसएच और एलएच बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कहां बनते हैं सर ये? पिट्यूटरी, जो हमारे दिमाग में होता है, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो जब बात आती है फीमेल हार्मोन का तो बात होगी 4 हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच। अब क्या होता है कि जब एक महिला का, एक बच्ची का, एक औरत का जब एमसीज खत्म हो जाता है, जब पीरियड्स रुक जाते हैं और उसके बाद उसका पहला नॉर्मल डे होता है, तो पहले नॉर्मल डे में, पहले से लेके 7 नॉर्मल डे जो होते हैं ना, उसमें जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में मौजूद जो पिट्यूटरी है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, जब एमसीज ठीक हो जाती है तो पहले 7 दिन हमारा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच और एलएच को एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करती है सर? एफएसएच को और एलएच को एक्टिवेट करती है। और जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को कि तुम अपना काम शुरू करो। और क्या शुरू करो? तुम अंडा बनाना शुरू कर दो। तो जब हम बात करते हैं फीमेल हार्मोन का, जब महिलाओं का एमसी ठीक हो जाता है तो पहले 7 दिन जो फीमेल हार्मोन का जो लेवल है वो आएगा हमेशा बढ़ा हुआ। कैसा आएगा सर? पहले 7 दिन फीमेल हार्मोन आएंगे बड़े हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एफएसएच और एलएच बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। क्या करते हैं वो? बार बार ओवरीज को सिग्नल भेजते हैं कि तुम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर दो। उसके बाद जब आते हैं 7 से लेके 21 दिन, 7 से लेके 21 दिन में क्या होता है, फीमेल हार्मोन का जो लेवल है वो रहता है नॉर्मल। क्योंकि वहां पे क्या बनता है, उस दौरान बनता है अंडा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिलकर काम करते हैं और अंडे को बनाते हैं। लेकिन अगर वो अंडा फर्टिलाइज हो जाए यानी स्पर्म से मिल जाए तो क्या होगा, वहां पे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हेल्प करेगा उस अंडे को पहुंचाने में, यूट्रस तक पहुंचाने में। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर से एक्टिवेट होगा एफएसएच और एलएच, और वो दिमाग को बोलेगा कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसलिए आप क्या करो, आप तैयारी करो एमसीज का। तो लास्ट 7 दिन में भी फीमेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। पहले 7 दिन बढ़ जाता है, बीच के 14 दिन रहता है नॉर्मल। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल हार्मोन। अब पहले 7 दिन बढ़ा है, क्यों? क्योंकि एफएसएच एलएच एक्टिवेट ज्यादा है। क्या करेंगे, वो बार बार ओवरीज को सिग्नल भेजेंगे कि आप अंडा बनाना शुरू कीजिए। और अंडा बनता है 7 से लेके 14 दिन में। जब अंडा बन जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर उस दौरान पे 7 से लेके 21 दिन के जो गैप होता है, टाइम होता है, उस गैप में, उस टाइम में अगर उस अंडे से मिल जाए स्पर्म तो कंसीविंग हो जाता है। और कंसीविंग हो जाता है तो एक्टिवेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। वो क्या करता है, वो उस अंडे को लेके जाता है यूट्रस में, जहां पे वो लाइनिंग होके वहां पे सेट हो जाता है। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो फिर से लास्ट 7 दिन में एफएसएच एलएच एक्टिवेट होते हैं और क्या बोलते हैं कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसको बाहर निकालने की तैयारी करो और स्टार्ट करो मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर सर? आरके शर्मा जी। तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल हार्मोन। अब बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन मतलब वो गोनेड्स जहां पे फीमेल हार्मोन बनते हैं
और महिलाओं का जो गोनेड्स होता है वो होता है ओवरीज। महिलाओं की ओवरीज को बोलते हैं फीमेल गोनेड्स, जहां पे बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, ये कंसीविंग कर, बात करें एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो शेप्स होता है वो लेके आने में हेल्प करता है, आवाज को पतला करता है, फीमेल कैरेक्टर को लेके आता है। उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हेल्प करता है प्रेगनेंसी को नॉर्मल करने में। तो अगर गोनेडोट्रोपिन कम एक्टिवेट होगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो ओवरीज प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन रहेगा। उससे क्या होगा, उससे उस महिला को कंसीव करने में दिक्कत होगी, उसके फीमेल कैरेक्टर भी लॉस हो सकते हैं और उसका जो एमसीज है वो भी प्रभावित हो सकता है। थर्ड यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो आता है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करें महिलाओं का, अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका डिलीवरी होने वाला है, तो जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी से लगभग 2 घंटा पहले, कितने घंटा पहले सर, 2 डिलीवरी घंटा से पहले 2 घंटे पहले ये प्रोलैक्टिन एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी होगा तो बच्चे को चाहिए होगा मिल्क, और मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। यानी ये क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन का ये प्रीकर्सर है। अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो महिलाओं के अंदर दूध अच्छे से नहीं बनेगा। और ये क्या होता है, कई बार हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बच्चा पैदा हो जाता है फिर भी महिलाओं के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन कम होगा तो महिलाओं में दूध कम बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा केस प्रेगनेंसी का। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है, ना वो होना चाहती है, उसमें रोल क्या आता है प्रोलैक्टिन का, ध्यान से सुनिए। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है या नहीं होना चाहती है, तो अगर उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है तो उस महिला के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है, काम इच्छा जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। यानी उसका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगा अगर प्रोलैक्टिन कम होगा। उसके अलावा उसका जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो भी लूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। और ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है एमसीज को नॉर्मल करने में। उसके अलावा अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो ये अंडे को बाहर निकालने में हेल्प करता है। लेकिन अगर अंडा हो जाए फर्टिलाइज तो क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेदार होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए सर? हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और उस टाइम पे उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, छठे महीने में या 9वें महीने में, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है और वो जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको देते हैं इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है सर? प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देते हैं या देते हैं प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, ये जो कंसीविंग हुआ है उस कंसीविंग को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। अगर किसी महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो पहला तो क्या होगा, उसका एमसीज रेगुलर नहीं रहेगा। दूसरा, अगर महिला गर्भवती हो गई तो बार बार होगा मिसकैरेज, बार बार गर्भपात होता रहेगा अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए। क्लियर सर? यस दो केस है सर। पहला केस, अगर महिला गर्भवती नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कम है तो महिला को जो एमसीज है वो प्रभावित रहेगा। एमसीज कभी जल्दी आएगा, कभी लेट आएगा, कभी 20 दिन में, कभी आएगा 40 दिन में, कभी आएगा 50 दिन में। लेकिन अगर महिला गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और उस टाइम पे अगर ये कम है तो क्या होगा, उसको बार बार मिसकैरेज या गर्भपात की समस्या हो सकती है। तो जिन महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होता है उसका कारण होता है लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जो है वेजिनाइटिस कोएफिशिएंट। वेजिनाइटिस कोएफिशिएंट बहुत सिंपल है, वर्ड पकड़िए एक एक। वेजिनाइटिस मतलब वेजिना का इंफेक्शन, योनि का संक्रमण को बोलते हैं वेजिनाइटिस। और ये क्या होता है, महिलाओं के अंदर जब उनका हाइजीन खराब हो जाता है, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, तो उनको बहुत ज्यादा वेजाइना में इंफेक्शन हो जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस इंफेक्शन या कोएफिशिएंट बढ़ जाता है। और जब किसी महिला को वेजाइना में होता है इंफेक्शन तो उससे क्या होता है, सबसे पहले इचिंग होती है, खुजली होती है, डिस्कम्फर्ट होता है और बढ़ जाता है डिस्चार्जिंग। क्या बढ़ जाता है सर?
डिस्चार्जिंग, जिसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया लिकोरिया, प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर किसी महिला को है वेजिनाइटिस कोएफिशिएंट बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि महिला को डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ साथ उसको वेजाइना में इचिंग या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ये बताता है वेजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है या शायद नहीं हो सकता है। फिर आता है हमारे पास PID, कभी सुना है? क्या होता है PID? बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ पीआईडी। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। और ये क्या है? ये भी महिलाओं का एक इन्फेक्शन है। कहां पे? जब पेल्विक रीजन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन शुरू होता है वेजाइना में। कहां पे शुरू होता है सर? वेजाइना में। वहां से बढ़ता है यूटेरस में, वहां से जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और वहां से जाता है ओवरीज के अंदर। तो सबसे पहले वेजाइना, उसके बाद यूटेरस, फिर फेलोपियन ट्यूब, और फिर पहुंचता है ओवरीज में, यानी नीचे से ऊपर जाता है ये इंफेक्शन, और इसको बोलते हैं पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें पेल्विक रीजन में होता है इन्फ्लामेशन, यानी कमर दर्द या जो वेजाइना वहां पे इन्फेक्शन, वहां पे इचिंग हो सकता है। उसके अलावा जब किसी महिला को होता है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, तो इससे क्या होता है? इससे जब महिलाओं का एमसीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, महिलाओं का एमसीज बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो एमसीज ठीक हो जाने के 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद उनको फिर से ब्लीडिंग आ जाता है। अगर ऐसा सिम्टम आता है दैट इंडिकेट कि उस महिला को है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। यानी ठीक एमसी हो जाने के बाद भी अगर बीच में महिला को आ जाए ब्लीडिंग, जो बहुत कॉमन आ जाता है, that indicate pelvic inflammatory disease। क्लियर सर? यस सर। ये बढ़ता है नीचे से ऊपर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट, जो किसी को बताना नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज एपेंडिजाइटिस कोएफिशिएंट। इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। फिर हमारे पास आता है सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट। सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट यानी सर्वी मतलब सर्विक्स, महिलाओं का जो सर्विक्स रीजन होता है, अगर वहां पे हो जाए इन्फेक्शन तो उसको बोलते हैं सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब जहां पे मिलता है, जहां पे फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस मिलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं सर उसको? सर्विक्स। किसको बोलते हैं सर्विक्स? जहां पे फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस मिलते हैं उस हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स। और जब उसमें प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे इंफेक्शन आ जाए, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है? इसमें यूटेरस प्रॉब्लम हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर से वही होता है कि उस महिला को एमसीज ठीक हो जाने के बाद भी बीच में नॉर्मल डेज में भी ब्लीडिंग हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है ओवेरियन सिस्ट कोएफिशिएंट, यानी ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट बन रहा है या शुरुआत हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा ओवेरियन सिस्ट कोएफिशिएंट। इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि आपको सिस्ट हो चुका है, हम यही बोलेंगे अगर बड़ा हुआ है कि आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम आपको हो सकता है तो क्या होगा? उस महिला का जो एमसीज है वो प्रभावित हो जाएगा। उसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, एमसीज टाइम पे नहीं आएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, और उस महिला को कंसीविंग करने में दिक्कत हो सकता है, यानी गर्भधारण करने में उसको समस्याएं आ सकती हैं। तो ये हमारा गायनेकोलॉजिकल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, हार्मोन अप एंड डाउन हो गए हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, और इसका नाम है हार्मोन बैलेंस। क्या देंगे सर? हार्मोन बैलेंस। हार्मोन बैलेंस देंगे, लेकिन वो देना है सिर्फ उस महिला को, उस बच्ची को जिसका एमसीज आना शुरू हो चुका है। जिस महिला का बच्चे का एमसीज नहीं आता उसको हार्मोन बैलेंस नहीं देना है। और जब एमसीज आना बंद हो जाए तो भी हार्मोन बैलेंस नहीं देना है। प्यूबर्टी से पहले, मीनोपॉज के बाद हार्मोन बैलेंस नहीं देना है। ये देना है सिर्फ कब? जब एमसीज आता रहे, एमसीज चलता रहे। क्या करता है? ये हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हार्मोन में बैलेंस प्रॉब्लम और ज्यादा है तो हम ऐड कर सकते हैं साथ में फेमिनाइन ड्रॉप। क्या ऐड करेंगे सर? फेमिनाइन ड्रॉप। उसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं वुमेन हेल्थ जूस, वुमेन
हेल्थ, जूस, और अगर बजट है तो आप ऐड कर सकते हैं प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे अकाई बेरी जूस बहुत शानदार काम करता है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन है, चाहे वेजाइटिस हो, अपेंडिक्स हो, सर्विसाइटिस हो, सिस्ट हो, तो हम दे सकते हैं यूटीआई केयर टैबलेट। क्या दे सकते हैं सर? यूटीआई केयर टैबलेट। जी। तो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले देना पड़ेगा हमें हार्मोन बैलेंस, साथ में फेमिनाइन ड्रॉप या वुमेन हेल्थ जूस, प्लस हम ऐड कर सकते हैं यूटीआई केयर टैबलेट या अकाई बेरी जूस। ये क्या करता है? ये महिलाओं के अंदर हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हार्मोन बैलेंसिंग रहेगा तो क्या होगा? महिला का स्वास्थ्य, महिलाएं फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहेंगी, स्वास्थ्य उनका बेहतर बना रहेगा। क्लियर सर? बना रहेगा। यस सर। ओके, आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। So this is all about gynecological analysis report card। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल रिपोर्ट का, जो है क्या है सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं के अंदर आज के समय बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एमसीएस के अंदर इरेगुलरिटीज का पाए जाना। सबसे पहले यहाँ पे जो टेस्ट हमारे पास टेस्ट आता है वो आता है बीटा हार्मोन। क्या आता है सर? बीटा हार्मोन। सबसे पहला यहाँ पे जो टेस्ट हमारे पास आता है वो आता है बीटा हार्मोन। कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्या होता है बीटा हार्मोन? आर.के. शर्मा जी, कुछ आइडिया बीटा हार्मोन क्या होता है, क्या हो सकता है? बीटा सेल्स मैं समझता हूँ उसी से रिलेटेड है, जैसे आपका जो बीटा सेल्स हैं जी हमारी जो पैनक्रियाज, उसके शायद थोड़ा सा आप गाइड करें इसमें। बिल्कुल सर, मैं बात करता हूँ। बीटा हार्मोन का मतलब होता है कि महिलाओं के अंदर ना एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है 3 बीटा ई पी। क्या होता है सर? 3 बीटा ई पी, उसको बोलते हैं 3 बीटा एस्ट्रोडायोल फॉस्फेटेज। 3 बीटा एस्ट्रोडायोल फॉस्फेटेज ये क्या करता है? ये एमसीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी महिला का जांच करते हैं और उसका एमसीज अभी ठीक हुआ है, तो पहले 7 दिन, फर्स्ट 7 डेज, जो बीटा हार्मोन का लेवल है वो रहता है डाउन। कैसा रहता है सर? कैसा रहेगा? पहले 7 दिन बीटा हार्मोन का लेवल डाउन रहता है। 7 से लेके 21 दिन इसका लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और 21 दिन के बाद इसका लेवल है फिर से डाउन हो जाता है। क्या होता है सर? पहले 7 दिन लेवल डाउन, बीच के 7 से 21 दिन लेवल हाई या नॉर्मल, और लास्ट के 7 दिन लेवल डाउन रहता है। अगर आपका महिला का बीटा हार्मोन अच्छे से काम कर रहा है, यानी महिलाओं के अंदर जो बीटा हार्मोन है वो प्रॉपर्ली काम करेगा, तो क्या होगा? पहले 7 दिन लेवल डाउन रहेगा, 7 से लेकर 21 दिन लेवल नॉर्मल या हाई रहेगा, और लास्ट 7 दिन में क्या होगा? लेवल फिर से डाउन हो जाएगा। अगर ऐसा आपको सामने रिपोर्ट आता है, मतलब महिलाओं के अंदर जो बीटा हार्मोन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इससे क्या होता है? इससे महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होती है। तो अगर किसी महिला के अंदर बीटा हार्मोन में प्रॉब्लम हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे उस महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रभावित हो जाएगा। एमसीएस कभी टाइम पे इससे पहले आएगा, कभी टाइम के बाद आएगा, यानी जो टाइमिंग है पीरियड्स का वो हो जाएगा अप एंड डाउन अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए। क्लियर सर? राइट सर, राइट। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है पहले 7 दिन लेवल डाउन, 7 से 21 दिन लेवल नॉर्मल या हाई, और लास्ट 7 दिन में लेवल लो। अगर उल्टा हो जाता है, वेरिएंस आता है, मतलब बीटा हार्मोन में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो क्या होगा? एमसीज का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, जो आज के समय बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हमारा खान पान। नेक्स्ट बात करें रिपोर्ट का, तो वो हमारे पास आता है रिफ्लेक्ट प्रोटीन। क्या है सर? रिफ्लेक्ट प्रोटीन। ये वैसे मैं आपको बता दूं सिर्फ आपके काम का है, किसी को बताएं ना बताएं आपकी चॉइस, लेकिन मैं कहता हूं किसी को बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट प्रोटीन ना इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। किसको सर? प्रेगनेंसी को। अगर किसी महिला के अंदर रिफ्लेक्ट प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आती है दैट इंडिकेट प्रेगनेंसी। क्योंकि जब महिलाओं का जब होता है ना प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसमें जांचते हैं रिफ्लेक्ट प्रोटीन, जो हम वो टेस्ट करते हैं ना यूरिन सैंपल में डाल के, ड्रॉप डाल के, उसके अंदर भी आता है रिफ्लेक्ट प्रोटीन। अगर रिफ्लेक्ट प्रोटीन वहां पे होगा
तो दिख जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुका है। लेकिन अगर किसी महिला में रिफ्लेक्ट प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे उस महिला को कंसीविंग करने में हमेशा दिक्कत रहेगी। क्या रहेगी। रहेगा सर? उसको प्रेगनेंसी कंसीव गर्भ करने, गर्भ गर्भ धारण करने में हमेशा दिक्कत रह सकती है अगर उसका रिफ्लेक्ट प्रोटीन का लेवल डाउन हो जाए। अगर रहता है। ज्यादा आ जाए तो इंडिकेट करता है कि आपका प्रेगनेंसी हो सकता है, या प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अगर लेवल डाउन है तो प्रेगनेंसी या तो हो चुकी है, अगर नहीं हुआ है तो प्रेग्नेंट अगर महिला होना चाहती है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लेवल डाउन है तो उसको क्या होगा, गर्भधारण में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ये सबसे इंपोर्टेंट है और ये है फिब्रिनोजन। क्या है सर? फिब्रोजन। इसको सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन बनता है लिवर में। कहां बनता है सर? फिब्रिनोजन जो होता है वो बनता है लिवर में। ये हमारे लिवर में बनता है। फिब्रिनोजन हमारे लिवर में बनता है और क्या करता है, ये लिवर से निकल के जाता है हमारे ब्लड में, महिलाओं के ब्लड में, और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को। किसको सर? ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है फिब्रिनोजन। अगर किसी महिला के अंदर फिब्रिनोजन की मात्रा कम होगी मतलब उसका जो क्लॉटिंग है वो जल्दी से नहीं होगा, और क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जब बात करते हैं एमसीज का, एमसीज के टाइम पे अगर किसी महिला के अंदर फिब्रिनोजन का लेवल कम आता है तो उससे क्या होगा, उससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर किसी महिला के अंदर फिब्रिनोजन का लेवल आता है ज्यादा तो उससे क्या होगा, उससे उस महिला को ब्लीडिंग कम होगा। और ब्लीडिंग का कम होना, ज्यादा होना, दोनों अपने आप में प्रॉब्लम है। अगर ब्लीडिंग कम होती है तो प्रॉब्लम, ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम। ब्लीडिंग होना चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल तभी होगा जब उस महिला के अंदर फिब्रिनोजन का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर ये लेवल डाउन है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, लेवल अप है तो ब्लीडिंग कम होगी, लेवल नॉर्मल है तो ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगा। और ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के समय क्या है, किसी महिला को ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, किसी को होती है बहुत कम, दोनों में प्रॉब्लम है। उस ब्लीडिंग को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है फिब्रिनोजन। क्लियर सर? यस। यानी नॉर्मल रहेगा तो ब्लीडिंग नॉर्मल होगी, लेवल डाउन है इसका तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, लेवल हाई है तो ब्लीडिंग कम होगा। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आता है हमारे पास वो बड़ा खतरनाक रिपोर्ट है और इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। क्या बोलते हैं सर? सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट। और इसको समझिए बड़ा राइट। ध्यान से। अगर मैं सर आपको दूं एक टेस्ट ट्यूब, या मैं आपको दूं कांच का गिलास और उसमें मैं डाल दूं पानी, क्या डाल दूं सर? पानी। और मैं आपको दे दूं बालू, बालू रेता समझते हैं ना, बालू, मैं आपको बालू बालू रेत। रेता दे दूं और हाँ। आप उस बालू को गिलास में डाल दें तो कुछ समय बाद क्या होगा? पानी ऊपर, बालू रात नीचे बैठ जाएगा। पानी ऊपर रहेगा और बालू नीचे बैठ जाएगा। राइट। सेम होता है हमारे साथ, किसके साथ? हमारा जो आरबीसीज होता है, हमारी जो आरबीसीज होती है ना, उसमें सेम होता है। जब हमारे ब्लड सैंपल से आरबीसीज को निकाला जाता है या ब्लड को निकाल के टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल में हम डालते हैं, कितनी देर में वो ब्लड नीचे जम जाता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन रेट। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए सर? इन्फेक्शन। अगर किसी महिला को, पुरुष को इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साइंटिफिकली इसको बोलते हैं लैब की भाषा में ESR, सुना होगा ना सर? यस सर, ये सर। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, राइट। यानी आरबीसीज कितना जल्दी बॉटम में जाके जम जाती हैं। जितना जल्दी जमेगा मतलब उतना ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। और ESR बढ़ा है तो सबसे कॉमन क्या होता है, अगर ESR बढ़ जाता है, सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, सबसे कॉमन क्या होता है, हमें होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या होता है सर? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा महिलाओं राइट। की बात करें, महिलाओं के अंदर अगर सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, जल्दी जम जाए खून, तो उससे क्या होता है, उससे उनका जो एमसीज है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। हो जाता और है। और अगर किसी का
ESR का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी में दर्द रहता है, बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन, सब कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ अगर ESR का लेवल लगातार बढ़ा रहे, कंट्रोल में ना रहे, तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? कैंसर हो सकता है। अगर ESR लगातार बढ़ा रहे, आपने एंटीबायोटिक लिया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर भी ESR बढ़ा रहे, तो इंडिकेट करता है कि इंसान को कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं एमसीज का। तो एमसीज के अंदर अगर ESR रेट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, महिलाओं के अंदर जो एमसीज है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इन्फेक्शन उनको वेजाइना में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, ज्यादा डिस्चार्जिंग होगा, लिकोरिया प्रॉब्लम बढ़ सकता है। है। क्लियर सर? दिस इज ऑल यस। अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो हम क्या देंगे? सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे, वापस उसी पे आते हैं और देंगे हम हार्मोन बैलेंस। क्या देंगे? हार्मोन बैलेंस। उसके साथ हम एड ऑन करेंगे यहाँ पे, और वो हमारे पास है ल्यूकोरिया केयर। अगर ल्यूकोरिया हो जाता है तो डिस्चार्जिंग ज्यादा होता है। या हम एड ऑन करेंगे मेंस्ट्रुअल केयर। क्या ऐड करेंगे सर? मेंस्ट्रुअल केयर। मेंस्ट्रुअल केयर हमारे पास सिर्फ आता है, वो हम ऐड करेंगे। या हम ऐड कर सकते हैं क्या, कि हम ऐड करेंगे फेमिनाइन ड्रॉप। तो हार्मोन बैलेंस, फेमिनाइन ड्रॉप, लिकोरिया केयर, मेंस्ट्रुअल केयर, वो कुछ सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन है जो आप दे सकते हैं मेंस्ट्रुअल को ठीक करेंगे। लेकिन देना जरूरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है देना यहाँ पे, वो है हार्मोन बैलेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल केयर। साथ में आप अगर एड ऑन कर राइट। देंगे, एड ऑन कर देंगे फेमिनाइन ड्रॉप या वुमन हेल्थ जूस या यूटीआई केयर या लिकोरिया केयर, वो एडिशनल है, लेकिन हार्मोन बैलेंस और मेंस्ट्रुअल केयर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर सर? यस सर। उसके लेकिन अगर किसी का सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा आता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम दे सकते हैं यूटीआई केयर या अकाई बेरी जूस। यूटीआई केयर या अकाई बेरी जूस हम साथ में एड ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल वेरी अबाउट गुड। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का, जो है ब्रेस्ट। क्या है सर? ब्रेस्ट। और ये रिपोर्ट ना, ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिपोर्ट के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। अगर किसी को बताएंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहले आप रिप्लाई कीजिए, आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अगर कोई आपका बहुत खास रिलेटिव है तो आप उसको बता सकते हैं, अदरवाइज सबको इसके बारे में बताना नहीं है। सबको इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। जो आपका बहुत खास कस्टमर है, जो आप पे विश्वास करता है, उसको आप इसके बारे में बता सकते हैं। और जो रिपोर्ट हमें मिलता है, सबसे पहला जो रिपोर्ट आता है हमारे पास, वो आता है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कोफिशिएंट। हाइपरप्लेशिया मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ। किसका ग्रोथ? मेमोरी ग्लैंड का। यानी महिलाओं की ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, अगर उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इससे क्या होता है, इससे महिलाओं के ब्रेस्ट में हो सकता है स्वेलिंग आ सकता है, या कुछ गिल्टियां टाइप का भी, या गांठें बन जाती है। लेकिन ये स्वेलिंग, ये गिल्टियां कैंसर नहीं होती। अगर किसी को हाइपरप्लेशिया है तो उसको मतलब गिल्टी बन गई है, गांठें बन गई हैं, पेन भी होता है, लेकिन वो कैंसर नहीं है। दिस इज नॉट कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होता। दूसरा जो टेस्ट आता है वो हमें मिलता है एक्यूट मेसेटाइटिस कोफिशिएंट। एक्यूट मेसेटाइटिस कोफिशिएंट, ये क्या होता है कि जब महिलाओं को, एक्यूट मतलब एकदम से महिलाओं को निप्पल के माध्यम से, जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है, उसका जो पोर होता है, उसके माध्यम से अगर बैक्टीरिया अंदर घुस जाए, दैट कॉज एक्यूट मेसेटाइटिस कोफिशिएंट। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जो किससे होता है, निप्पल के पोर के माध्यम से बैक्टीरिया घुस जाता है और क्या करता है, अंदर जाके ब्रेस्ट में जाके पस बनाता है और कॉज करता है स्वेलिंग। ये भी होता है नॉन कैंसरस, ये कैंसर नहीं होता, ये होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। फिर आता है तीसरा रिपोर्ट, वो है क्रॉनिक मेसेटाइटिस कोफिशिएंट। और ये क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इन्फेक्शन है जो महिलाओं को होता है इन देयर 40s, यानी 40 से लेके 45 साल की जो एज होती है ना, 40 से लेके 45 साल की एज में महिलाओं को ये इंफेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट के माध्यम से बैक्टीरिया घुस जाते हैं और कॉज करते हैं ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग, या बन जाता है
पस, और ये भी कैंसरस नहीं होता। चौथा जो टेस्ट आता है ये होता है एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट। एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट यानी जो एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड, एक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। अगर उस ग्लैंड के अंदर हो जाए डिस्क्रेशिया, क्या हो जाए सर, डिस्क्रेशिया, डिस्क्रेशिया, तो राइट। ये इंडिकेट करता है कि उस महिला को हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। क्या हो सकता है सर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हो सकता है, होगा नहीं, हो हो सकता। सक- हो लेकिन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे ही महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ बनती है, पस बन जाता है, लोग डर जाते हैं कि कैंसर हो गया है। लेकिन 90% वो कैंसर नहीं होता, चाहे मेमोरी ग्लैंड बढ़ जाए, मेसेटाइटिस हो जाए, वो कैंसर नहीं है, वो एक कॉमन इन्फेक्शन है। लेकिन अगर किसी का एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कोएफिशिएंट बढ़ जाए, वो इंडिकेट करता है कि महिला को कैंसर हो सकता है। क्योंकि जब एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे बनता है टीएनएफ। क्या बनता है सर, टीएनएफ, ट्यूमर टीएनएफ नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो इंडिकेट करता है कि कैंसर हो हो सकता सकता है। है, होगा नहीं, हो सकता है। राइट, वेरी नेक्स्ट जो गुड। रिपोर्ट हमारे पास आता है वो आता है फिब्रो एडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। फिब्रो एडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट, और ये क्या है, ये महिलाओं के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको महिलाएं मान लेती हैं कैंसर। क्या मान लेती हैं सर, कैंसर मान लेती हैं। ये कैंसर नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेस्ट के अंदर बन जाते हैं हल्के हल्के क्लॉट। क्या बन जाते हैं, गांठें बन हल्की जाती हैं। और गांठें बन जाती वो हैं। गांठें ना इतनी सॉफ्ट होती हैं कि जब उनको दबाते हैं, उनको दबाया जाता है, तो वो वहां से निकल के नीचे स्किन में पहुंच जाती है और हमें दिखाई भी नहीं देती। ये नहीं देती। नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, इसमें बस क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड की सेल्स हैं उनमें ओवर ग्रोथ हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फिब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें कैंसर नहीं होता है। क्या होता है, क्लोट बन जाते हैं, गांठें बन जाते हैं, लेकिन उनको दबाते हैं तो वो नीचे पहुंच जाती है। मतलब घबराने की बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट रिपोर्ट। लेकिन किसी को बताना नहीं है, कोई आपका अपना है तो बता सकते हैं, लेकिन सबको बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो क्या देंगे, हम देंगे यूटीआई केयर, उसके साथ साथ हम देंगे फेमनाइन ड्रॉप, उसके अलावा हम देंगे उनको अकाई बेरी जूस, ट्रिपल स्टेम सेल और नोनी जूस, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, जो स्वेलिंग है वो रुक जाए। और साथ में ऐड कर देंगे हम गोल्ड तुलसी, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्लॉट को पिघलाने में हेल्प करता है, गिल्टी को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है गोल्ड तुलसी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फीमेल हेल्थ। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप कंटिन्यू सवाल कर सकते हैं।